9:35 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की नशियात का आगाज हम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। और आज की नशियात में न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक छोटी बड़ी खबरों से हम आपको बाखबर कर रहे हैं, बल्कि सूरत हाल आपको मुल्क की सियासत की भी बताएंगे और आलमी सतह पर क्या कुछ हो चुका है उस पर भी हमारी नजर है और आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 9:45 का वक्त होगा जब हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे, हफ्ज़े वादा आपके साथ गुफ्तगू होगी, आपके मसाइल पर बातचीत होगी। और आज भी एक मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उस मामले पर कि मुआशरे के अंदर जो बेचैनी एक फैली हुई है, उस बेचैनी का असबाब क्या है, उसका हल क्या है और आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, उस मामले पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। मारूफ आलमदीन आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तकरीबन 9:20 के आसपास। तो आप मुसलसल इस ट्रांसमिशन को टीवी पर जरूर हमारे साथ देखेंगे। न सिर्फ टेलीविजन चैनल पर आप हमारे साथ देखेंगे बल्कि आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanis.in पर भी लॉग इन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हर पल खबरों से बाखबर रहेंगे। उम्मीद है कि ये साथ आपका आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज। स्टूडियो में मेरे साथ आसिफ रशीद है जो तवारीख के पन्नों को खंगाल चुके हैं और आपके साथ इसे अहम तरीन वाक़ात रखेंगे, बताएंगे कि आज हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है और उनमें से अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ है, क्योंकि आज 2 नवंबर है और माजी में 2 नवंबर में क्या कुछ हुआ है याद दिलाएंगे आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। 8:37 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है। इस प्रोग्राम में तजिया और तबसरा होगा मेहमानों के साथ या अपने नुमाइंदों के साथ भी। कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी, कुछ अफसोसनाक घटनाएं या वाक़यात रुनमा हुए हैं, इस ताल्लुक से थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन आज के दिन से जब शुरुआत हो रही है प्रोग्राम की तो इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखने की कोशिश करते हैं कि माजी में या तारीख में या हिस्ट्री ऑफ द डे में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो सबक आमोज है। कुछ चीजें सिखाते हैं, कुछ बताते हैं और कम से कम वक्त आपका लिया जाए, ज्यादा मालूमात हो, यह हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है। हिस्ट्री ऑफ द डे में पता चलता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज यानी नवंबर की 2 तारीख के मुताबिक 2004 में चीन के शहर हियान में नस्ली तनाज़ा शुरू हुआ। 20 अफराद की हलाकत हुई और ये तनाज़ा इतना खतरनाक था कि 2018 में इसके बाद फिर से झड़पें होती हैं। इस शहर के अंदर 2700 लोग मुतासिर होते हैं, जिनमें 250 अफराद की अमवात हुई और जख्मियों की तादाद 1240 से ज्यादा बताई गई। और ये सिलसिला आज तक खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक और नया सिलसिला जहां पर मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन या हुकूमत पर उनकी जासूसी करने के इल्जाम लगे, तो ये सिलसिला एक था जो 2004 से शुरू हुआ नवंबर की 2 तारीख से। 2005 में इसके 1 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुई। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर जिम्मेदारी उनने संभाली, हल्फ उठाया। नवंबर की 2 तारीख थी आज से 19 बरस कबल। 1965 में आज ही के दिन रसूना सैयद दूसरी जंग अजीम के दौरान सरगर्म खवातीन या जो एक्टिव विमेन थी उन मुजाहिदे आज़ादी में शुमार हुई जो 1965 में दूसरी जंग अजीम के दौरान और दौरे हाजिर में चूंकि हमारे दरमियान ये नहीं है लेकिन इनकी जो खिदमात रही हैं मुल्क के कई वो याद करना जरूरी है और रसूना सैयद का नाम सर फहरिस्त हमेशा से रहेगा। आज के दिन ये दुनिया से चल बसी। 1999 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रॉकेट हमला हुआ। 2 दफातर या 2 मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक वो सफारतकार जो अमेरिका के थे, इस्लामाबाद में रहते थे, और दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर हमला हुआ। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान के सबसे सेफेस्ट प्लेसेज या इलाकों में से और इंतहाई हाई सिक्योरिटी एरियाज में से इस तरीके के हमले होना ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर आज के वक्त में भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। जो 1999 में थी यही 2020 में भी हुआ। 1841 में अकबर खान ने अफगानिस्तान में शाह शुजा के खिलाफ बगावत की। एक नई हुकूमत या नया सेटअप इसके बाद देखने को मिला। 2001 में अमेरिका का अफगानिस्तान में खुसूसी अफवाज की तादाद बढ़ाने का फैसला आज ही के दिन हुआ, जिसमें तालिबान 1 का जो टेन्योर आप देखते हैं उसके दौरान ये पेशरफ्त हुई थी। 1963 में वियतनामी सद रंगोधम दीन एक बगावत में मारे गए। दुनिया भर के अंदर जो सुदूर है, वज़ीर आज़म है या अहम तरीन शख्सियात जो मुल्क की क़यादत कर रहे होते हैं, उनके कत्ल गारत का सिलसिला 1963 में भी देखा गया।
और आज के दिन सन नगोदम देव जो बागियों के हाथों 1963 में मारे गए वियतनाम में, और उसके बाद एक वियतनाम वॉर जिसको आप कहते हैं 1975 तक जो सिलसिला देखा, अमेरिकन फोर्सेज ने जो तबाही मचाई, उसकी भी दुनिया तबाही। 1841 में दूसरी अफगान जंग का आगाज आज ही के दिन हुआ। जब मैसूर ने आज ही के दिन अफवाज बढ़ाने का फैसला किया था तो उसके साथ तालिबान ने भी रिटेलिएशन का सिलसिला पेश किया था। 1950 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का 97 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मारूफ मुसन्निफ थे और दुनिया भर की अहम तरीन शख्सियात अदबी लिहाज से जिनकी बेहतरीन सर्विसेज रही हैं, या फिर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग जिनकी सर्विसेज क्योंकि मारूफ प्ले राइटर भी रहे हैं, आज के दिन जब उनका इंतकाल हुआ तो यही वजह है कि अदब की दुनिया से और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग इनकी खिदमात को याद कर रहे हैं। 1852 में आज ही के दिन फ्रैंकलिन पेरिस अमेरिका के सदर बने। साल 1914 आज से 110 बरस कबल रूस ने तुर्की के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान किया। ये बात अलग है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीजें थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन यही वो जंग थी जिसने 1945 के बाद तुर्की को मजबूर किया कि वो नेटो के ममालिक की तरफ जाए और नेटो ग्रुप में भी शामिल हो जाए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आज के वक्त में तुर्की है। और 24 बरस कबल 2000 में मगरबी एशिया में तशद्दुद को रोकने के फॉर्मूले पर मुआहिदा आज ही के दिन हुआ। और उसके बाद भी जो ब्रिक्स और एससीओ के इजलास या फिर क्वाड समिट या प्रोग्राम जब आप देखते हैं तो दुनिया भर के अंदर बड़े इवेंट्स में आमतौर पर या खास तौर से इस तरह के इवेंट्स की बात की जाती है। ये बड़ी बातें थी जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने हमने रखी हैं। इतिहास के पन्नों में आज के दिन अहमियत जिन वाकयात की है या सबक आमोज इंसिडेंट्स हैं, वाकयात हैं या घटनाएं हैं, वो आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखी हैं। फॉर्मेट के मुताबिक आगे चलेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की शुरुआत होगी। इससे पहले हम दीगर मौज़ूआत पर जाएं। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात, कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं, इस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद करें। बात आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों की, ख़वातीन की, बच्चों की होगी और एक माहिर डॉक्टर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले बात जरा आज के दिन की जब हुई है, दिवाली का त्यौहार मुल्क के कुछ हिस्सों में परसों और कुछ हिस्सों में कल मनाया गया और जम्मू कश्मीर में भी 2 दिन तक तकरीबात होती रही और आतिशबाजी का सिलसिला जो है एक हमने देखा जिस पर कई लोगों ने तस्वीर या वीडियो जारी करके ये कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी अगर बनाना है तो जिम्मेदारियां इस पर निभानी होगी। ये दूसरी बात कि रोशनियों के त्यौहार पर हर्षों चरागां था, आतिशबाजी हुई, लेकिन सुबह जम्मू में कुछ अफसोसनाक वाक़यात रूनमा हुए। नरवाल मंडी, तलाब तिल्लू, पुंछ, राजौरी और जम्मू के दीगर कई इलाकों से जहां पर इतलात ये मौसूल हुई कि आतिशबाजी के भयानक वाक़यात से नुकसान हुआ है। अच्छी बात या अच्छी खबर जो अब तक है वो ये बताती है कि जम्मू सूबे के अंदर जहां पर किसी भी तरीके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई हैं। एक तस्वीर आपके सामने ये श्रीनगर की है, जहां पर श्रीनगर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ रात के वक्त में ही। इसमें सनत नगर इलाके के अंदर जो फायर इंसिडेंट था उसकी तस्वीर आपके सामने। अब जम्मू की दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जहां पर आग लगने से तालाब तिल्लो और नरवाल के इलाकों में नुकसान की खबरें हैं। ये तस्वीरें जम्मू की 2 अलग अलग मकामात की हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक नरवाल मंडी में भी और इसके अलावा तालाब तिल्लो के इलाके में भी आग लगी है। नरवाल सब्जी मंडी में जहां पटाखों से जो आग निकली, इतलात के मुताबिक चिंगारियां प्लास्टिक की खाली क्रेट तक पहुंच गई और वहां पर भी आग लगने से नुकसान हुआ है। ये मंडी की तस्वीरें हैं। इसके साथ एक और नेक्स्ट तस्वीर जो देख रहे हैं आप तालाब तिल्लो के इलाके की, तकरीबन जब पुलिस, चूंकि यहाँ करीब ही स्टेशन है तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग या फायर एंड इमरजेंसी को सूचित किया गया, फौरी तौर से इतला दी गई। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद 3 गाड़ियों ने इस इलाके के अंदर आग पर काबू पा लिया। 7:36 के आसपास ये इतला मौसूल हुई कि पटाखों से निकली चिंगारी से नरवाल सब्जी मंडी जहां प्लास्टिक के खाली क्रेट जो हजारों की तादाद में उन तक आग पहुंच गई और इसके चलते दूसरे इलाकों में भी धुएं के गुबार देखे गए। एक तस्वीर, तीसरी तस्वीर पुंछ की आपके सामने है। जो मैंने कहा था कि नरवाल के अलावा तालाब तिल्लो के अलावा पुंछ में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है जहां पर नुकसान की इतलात है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर रखा सामान जिसके जो नुकसान हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन मकामी लोगों की तरफ से की गई। दिवाली का त्यौहार था, लेकिन आमतौर पर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से इस तरह की अफसोसनाक खबरें आती हैं कि आतिशबाजी की वजह से, इसीलिए पहले एडवाइजरी, डूज और डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जाती है ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात से बचा जाए, किसी भी तरह का नुकसान ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज कहीं ना हो, इस चीज का ख्याल रखा जाए।
तो सुबह जम्मू में आतिशबाजी के वाकयात रूनुमा हुए हैं। रोशनियों के त्यौहार पर अलग अलग मकामात की गुज़श्ता 8 घंटों की तस्वीर आपके सामने है। वो मनाजिर जब नुकसान होने से बचने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी का जो महकमा था वो भी सरगर्म नजर आया। चंद साउंड बाइट ये तस्वीर करते हैं कि ये जो आग की घटनाएं हैं या आग की वारदातें हैं वो अलग अलग इलाकों के अंदर रूनुमा हुई हैं, लेकिन अच्छी बात ये कि जो मैंने कहा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सर, हमें आधे घंटे पहले हमें इत्तला मिली कि यहाँ पंचम महल में आग लगी है, तो हम अलॉन्ग विद टीम फायर टेंडर हमने सिर्फ 3 मिनट हमने एक्शन किया और यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने से हमने मतलब बचा लिया। कोई माली जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो इनकी आयरन शीट थी, लकड़ थी, उसका नुकसान हुआ। बाकी हमने तकरीबन 3 के जाने को बचा ली। पुंछ में बहुत बड़े आचार्य रहे पंडित ब्रिजलाल जी, उनका जो घर है, उनका जो अभी पोता है पंडित प्रतीश जो कि बैंक मैनेजर हैं, उनके घर में अचानक से आग लग गई और इतनी ज्यादा लपटें थी कि सारे शहर से दिखाई दे रही थी। सब लोग दौड़कर पहुंचे और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ की फायर ब्रिगेड, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मोहल्ले वालों की। सब लोग इकट्ठे हुए और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि घर के आपने देखा होगा कि जो बड़ा शेड था, कमरा था, उसके अंदर सिलेंडर भी था, उनका बहुत सामान जो है नुकसान हो गया। मैं सोचता हूँ कि फायर ब्रिगेड की वजह से कोई जानी माली नुकसान होने से ये आज बच गए हम सब। और आज इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि कोई ना कोई आज मतलब इतना दिवाली का दिन है के अंदर लोग बचे। एक तो ये जो मोहल्ला पंडिता पुंछ है, पुंछ शहर के अंदर, इसके अलावा तालाब टिल्लो का इलाका, और एक और तस्वीर जो हमने नरवाल मंडी की बताई और पटाखों से निकली आग जो नरवाल मंडी तक पहुंची, करीब जो हजारों की तादाद में, क्योंकि अरबों रुपए का यहाँ से कारोबार होता है नरवाल मंडी से, वहां नुकसान। और इसी तरीके से एक और इंसिडेंट जो सनत नगर श्रीनगर के अंदर देर रात पेश आया, वहां किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी इलाके में जानी नुकसान से बचा गया, लेकिन माली नुकसान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले 8 घंटों में इस बात हुआ है। पिछले 3 दिन से मुसलसल आग की वारदातें हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर यह आग की वारदातें हो रही है और मुख्तलिफ या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई और कल जो 2-3 इंसिडेंट्स में कहा गया कि ये पटाखों की वजह से हुई है। बहरहाल नुकसान हुआ है और पिछले 2-3 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर के तुले अर्ज से ये लगातार इतलात आग की सामने आ रही है। अब जरा बात करते हैं खजाने की, उस सरकारी खजाने की जिस पर हम सब की नजर होती है, और अगर उस खजाने के अंदर पैसा हो तभी जाकर फलाही स्कीमों को चलाया जा सकता है, तभी जाकर कुछ नई बातें सामने रखी जा सकती है, कुछ नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को हाथ में लिया जा सकता है। माहिरीन इक़्तिसादियात का मानना है कि जम्मू कश्मीर के खजाने में कर्जा बढ़ रहा है और फिजिकल डेफिसिट जो है वो 13,000 करोड़ को पार कर चुका है। बापत साल 2023-24 के फिगर सामने आए हैं और ये साफ हो गया है ये जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है ये डिस्पाइट द फैक्ट जो टाइमलाइन खींची गई थी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की तरफ से, यह उससे बरक्स देखने को मिला है। ब्रीच हुई है वो लिमिट जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम एनफोर्स किया गया है, FRBM एक्ट 2003 में नाफिज किया गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये लागू किया गया और इससे ये कहा गया कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और खजाने के अंदर पैसा भी रहे, इस जीवन में तमाम तैयारियां हो, और ये कानून FRBM एक्ट 2003 नाफिज है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जो लिमिट FRMBA एक्ट की थी उससे भी अब तजावुज कर गए हैं और फिजिकल डेफिसिट जो है वो 13,000 करोड़ को पार कर चुका है बाबत साल 2023। डिस्पाइट अलार्मिंग फिगर्स, सरकारी जो अफसरान हैं उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये डेफिसिट जो है, ये खसारा जो है ये कम हो सकता है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जिस तरीके से माली मुआवनत देने का फैसला किया है, देने का ऐलान किया है, उससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यानी बापत साल से 2025 में जो मुरादें मिलेंगी उससे ये फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि FRBM एक्ट 2003 जिसका निफाज पूरे मुल्क के अंदर है उसकी लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं। ऑफिशियल डाटा को जब आप खंगालते हैं जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.36% है और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP है उसके जनाब जो उससे 3% ऊपर है
اور یہ صورتحال اس وقت ہماری بنی ہوئی ہے. جیل کے فائنینشیل پریشرز جو ہے اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل لائبلٹیز جو ہماری ہے وہ 1,12,797 کروڑ روپیہ باپت سال 2022-23. پبلک ڈیبٹ جو کانسٹیٹوئنسی سگنیفیکینٹ ہے اس میں تقریباً 70 کروڑ کے آس پاس 70,000 کروڑ کے آس پاس جو ہے وہاں پر بھی لائبلٹیز ہے. سینٹرل لون ہمارے پاس آپ سے 31 کروڑ روپے کے آس پاس ہے. ریمیننگ لائبلٹیز جو ہے جن میں پروویڈنٹ فنڈ، پینشن، انشورنس فنڈ ہے وہ تقریباً 43,180 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. اور رائزنگ ڈیبٹ جو ہے وہ لگاتار ہمارا بڑھ رہا ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے. پرائمری فیکچر اور سیکنڈری فیکچر جو ہے ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. ابتدائی خبریں یہ بتا رہی ہیں اور نئی سرکار کے لیے ایک بڑی مشکل اس وقت سامنے ہے کہ اب اس مالی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا جائے، مالی خسارے کو کیسے کم کیا جائے، اور جو واجب الادا رقومات ہے سرکار کی عوام کے تئیں، سرکار کی ایجنسیز کے تئیں، اسے کس طریقے سے دیا جائے. ایک بڑا معاملہ اس وقت سامنے کھڑا پڑا ہے. سری نگر چلیں گے. عمران نائک اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہے. عمران ذرا آپ دیکھ کریں FRBMA ایکٹ 2003 کا نفاذ پورے ملک کے اندر ہے اور ایک سیٹ گائیڈ لائن ہے کہ آپ کا جو بجٹ ایلوکیشن ہے اور آپ کا جو خرچہ ہے وہ کس طریقے سے گھومنا چاہیے. اس کے برعکس ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس پر تھوڑا یہ کہ جو خزانے سے وابستہ افسران ہیں ان کا ماننا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ فراخ دلانہ امداد ہوگی جس امداد سے یہ معاملہ حل ہوگا. تاجر انجمنیں اپنی طریقے سے پریشان ہیں، کنسٹرکٹرز اپنے طریقے سے پریشان ہیں اور اس تجارت سے یا اس سیکٹر سے وابستہ لوگ وہ اپنے طریقے سے پریشان ہیں. ہر کسی کا یہ ماننا کہ جناب ہم تو کام کر رہے ہیں، پیسہ ٹائم پر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو سسٹم آف ورکنگ ہے اس پر بھی ایک بڑا فیکٹر پڑ رہا ہے. تو کیا ہم یہ مانیں کہ جو بڑی باتیں ہو رہی تھی اصلاحات کی اور یہ کہا جا رہا کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی جموں کشمیر کی مضبوط ہوئی ہے، آج اس خبر کے آنے کے بعد ایک بڑا سوال ہے اور ایک بڑا مسئلہ عمر عبداللہ کے سامنے؟ جی یقینی طور پر جس طرح سے آپ نے یہ فگرس، یہ ڈیٹا آپ نے شیئر بھی کیا اور اس پہ ڈسکشن کیا، اور سمپلی ہم اگر اس کو سمجھے یا عام لوگ اس تناظر میں سمجھے کہ سرکار کے پاس آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، یعنی سرکار کے پاس آمدنی ہی نہیں ہے اور زیادہ یہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں بھی ان فگرس کو الابریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جموں کشمیر کی جو مالی خسارہ ہے 2023-2024 کا، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 13,000 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، اور یعنی کہ حکومت نے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کیا ہے جیسے میں نے کہا، تو جس سے مالی خسارہ مجموعی جو ہماری گھریلو پیداوار ہے، جو GSDP جسے ہم کہتے ہیں 5.36% بن گیا ہے، جو کہ FRBM کی 23% سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا جسے آپ نے بھی کہا کہ 2003 میں FRB ایکٹ مالی امور کو بہتر بنانے، مالی خسارے کو کم کرنے اور مالی ذمہ داریوں کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں منظور کیا تھا. تو اب ہم نے اس کو بھی پار کیا ہے، جس کی جو شرح ہے 3% ہونی چاہیے تھی، لیکن جموں کشمیر 5.3% تک پہنچتا ہے. تو اوپران اگر دیکھا جائے کہ مرکز سے اضافی مالی مدد کی وجہ سے خرچہ اگر کم کرنا ہے، تو اگر مرکز ہمیں اس کی ہیلپ کرتا ہے تو شاید ہم FRBM تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جموں کشمیر کا جو مجموعی قرضہ ہے، جس طرح آپ نے بھی بات کی، تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو 2022-2024 میں 1,12,797 کروڑ تک پہنچ گیا. اس میں 69,617 کروڑ روپے عوامی قرضے کی صورت میں ہے، اور اسی طریقے سے 68,786 کروڑ روپے داخلی قرضے، یعنی کہ جو ہمارا انٹرنل جو قرضہ ہے جموں کشمیر کا وہ 68,786 کروڑ روپے ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے سینٹر سے، یعنی ہماری حکومت نے جو سینٹرل گورنمنٹ سے قرضہ لیا ہے وہ 831 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہ جو باقیہ 43,180 کروڑ روپے ہے یہ پروویڈنٹ فنڈ، پینشن، انشورنس وغیرہ شامل ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 3 سالوں میں قرضے کی بوجھ میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. 2011 میں اگر دیکھا جائے جموں کشمیر کا مجموعی جو قرضہ تھا وہ 29,29,972 کروڑ روپے تھا، 29,972 کروڑ روپے. لیکن اب 2021-22 پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں 10 گنا یہ بڑھتے ہوئے 1,00,00,000
101 करोड़ 4,082 तक ये पहुंच गया है। 101462 यानी 10 गुना अब हमारा जो कर्जा है ये पहुंच गया है। और अब 2024 से जैसे आपने भी कहा कि अब 1,12,792 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के जैसे हम इस पे नजर दोहराते कि पिछले 10 सालों से या एक सदी के दौरान जम्मू कश्मीर का जो माली खसारा है बढ़ता जा रहा है। उसको ये माने कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए थी उसमें प्रॉब्लम है, या मरकज की तरफ से जो फराग दिलाना इमदाद मिलती है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उसमें कमी हुई है। और ये जो हमें जीरो डेफिसिट बजट की बातें हमेशा सुनाई गई पिछले 5-7 सालों के दौरान कि जनाब जीरो डेफिसिट न खसारा है न ये है, हम जी बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं और प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस खबर के आने के बाद तो सवाल कई ज्यादा उठ रहे हैं। देखिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझा सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या जहां तक हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि क्या मरकज ने शायद इसमें कमी की है, लेकिन आप देख लीजिए 831 करोड़ रुपए हमने मरकज से कर्जा लिया है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हमने डिस्कस की, शायद यही है कि हमारी जो मैनेजमेंट सही नहीं है जिस तरीके से हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो की 1.18 करोड़ रुपए का जो सालाना जो इस साल जो बजट का तकमीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है, तो उस हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि 1,12,000 करोड़ रुपए हमारा जो कर्जा है वो बढ़ चुका है। और इसलिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सही तरीके से जो है असरअंदाज नहीं दिखाई दे रही है। और इस तरीके से ये बजाय दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर जो हमें फिगर्स भी बता रहे हैं कि खसारे की तरफ जा रहे हैं, और जो हम फाइनेंशियली हमारी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है जिसको हुकूमत को देखने की बेहद जरूरत है। और जिस तरह आपने आगाज में भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को इसको कैसे देखना है, यकीनी तौर पर 5 साल उनके लिए है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 5 साल तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि आज तक इस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ मशावरत करनी है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और ये देखना है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है और जो एक्ट FRDMA है एक्ट 2003 जिसका इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हुआ है उसकी भी बिजलियां जो है वो जम्मू कश्मीर में आते आते बिखर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये कर्जा और ये डेफिसिट जो है ये कहीं न कहीं कम हो सकता है। लेकिन सोचो कि खजाने में पैसा आए और लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। ये तो थी बात जनाब खजाने की, लेकिन बात जरा सियासत की भी करते हैं। और नायब वजीर आला साहब ने ये बात बड़ी कर दी कि कहा कि आईन और कानून में कोई हद उनके लिए नहीं है और वो जो चाहे फैसले कर सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में ये जो बार बार एक तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हुकूमत के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, कम काम किए जा सकते हैं, तो उन्होंने 2-4 चीज़ों के सवालों के जवाब भी इस तरह से दिए और क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम की जो तामीर और तरक्की या रोजगार के हवाले से या बाकी जो अहम तरीन मामलात हैं या मसाइल हैं उसको लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए हुकूमत के पास एक तो मैंडेट है ही, नंबर हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ इख्तियारात भी हुकूमत के पास हैं, वो काम कर सकती है। इन बातों का इजहार उस वक्त किया गया जब ये सवाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में जन्म ले रहे हैं कि क्या हुकूमत इतने बड़े पैमाने पर जितने वादे किए गए काम कर सकती है, क्या इसके अहल है। तो कहा कि वो एक्ट जिसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं कोई खास और बड़ी इस तरह की कोई उसमें वजह नहीं या कोई पाबंदी आयद नहीं है कि हुकूमत अवामी मुंतखबा हो और काम न कर सके। और आज के वक्त में भी स्टिल हम बड़े डिसीजन या फैसले हुकूमती सतह पर कर सकते हैं। दरबार मूव का जिसमें उन्होंने कहा कि जो मकामी ताजिर हैं, होटलियर्स हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, छोटे कारोबारी हैं या वो तमाम लोग जो मकामी सतह पर 5 से 6 माह के दौरान रोजगार के वसाइल तलाश कर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुताबिक उन कामों पर भी तवज्जो है। यही वजह है कि इन सारी चीज़ों को और जो रिवायात थी, सकाफत थी जिसको बरकरार रखा और ये जो ट्रेडिशनल और कल्चरल बॉन्ड जिसको समझा जाता है उसकी बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा किया है वो करेंगे और पुरअज़्म है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा फैसला लेगी और हुकूमती सतह पर प्लान इसके लिए तरतीब दिया गया है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस हेल्थ सेक्टर में या दीगर अहम हसास शोबे जहां पर अब तक सवाल काफी ज्यादा उठते रहे हैं, कारकर्दगी मायूस कुल रही है, उनको बेहतर करने के लिए उनके मुताबिक तमाम महकमों के साथ बेहतर हम आहंगी को यकीनी बनाने की एक कोशिश है।
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे के अंदर जिन लोगों ने जिस हिसाब से वादे किए, एक तो माजी का वो वक्त याद दिलाया गया गुज़श्ता 10 वर्षों का जिसमें काम कम होना, वादे ज्यादा होना, लेकिन मौजूदा वक्त में कहा किसी किस्म के कोई इम्तियाजी सलूक, सियासी तौर पर मुनकसम करने की बातें या फिर जो कहा जा रहा है कि खित्ते को अलग कर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम बातों से हमें बचना होगा, इज्तनाब करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की क़यादत में वो तमाम वायदे करने के लिए, पूरे करने के लिए पुरज़्म है जो इंतखाबी मंशूर के में उनके मुताबिक किए गए हैं। सरकार उनके मुताबिक अवाम की जो तवक्कुआत हैं, लोगों के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनको समझती है, कदर करती है, और इसलिए ये कहना कि हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है या कर नहीं सकती, ये सरासर गलत बयानिया है, गलत नैरेटिव है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर सेट किया जा रहा है। तो उन सवालों का जवाब देने की कोशिश यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है, जो मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आज के वक्त में सबसे बड़ी परेशानी, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सवालात जिसको लेकर पूछे जा रहे हैं। ये तो एक बात थी। अब बात जरा करते हैं सेहत के हवाले से, जहां पर आइंदा दिनों में आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर जो खाली असामियां हैं उनको पूर्ण करने के हवाले से इक़दाम होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ का शोबा भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह वक्त गुजरने के साथ साथ रिपोर्ट्स आई, सवालात उठे, आदाद शुमार बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। लेकिन बात जब इलाज मुआवजे की आती है, तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने की आती है, मुआलिजीन के इक़दाम की बात आती है, तो उस पर ज़रा तबसरा और तजिया करना बहुत ज़रूरी है। हम ख़वातीन को लेकर भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस पर एक रिपोर्ट या खुलासा हुआ है। उससे पहले बात ज़रा बच्चों की। मौजूदा वक्त में वो तमाम बच्चे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी उम्र बहुत कम है, या नौज़ायद बच्चे जो नमूनिया का शिकार हो जाते हैं, इस पर ताज़ा तरीन आदाद शुमार और रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल तकरीबन 1.69% ऐसे बच्चे हैं जो नमूनिया का शिकार होते हैं, जिसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। 1.6% के आसपास ऐसे बच्चे। 12 नवंबर को पूरी दुनिया के साथ जम्मू कश्मीर में भी नमूनिया की बीमारी का जो आलमी दिन है वो मनाए जाने की सिलसिले में तक़रीबात होंगी, प्रोग्राम्स होंगे और बेदारी कैंप्स लगते हैं, ताकि वालिदैन को बच्चों का सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सके, और ये जो परसेंटेज है 1.69 हर साल, ये जो सालाना सामने आती है, इसको कम किया जाए। इस हवाले से प्लान भी तरतीब दिए जाएंगे। फेफड़ों में मौजूद सांस की नलियों में इंफेक्शन, कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर में भी एक आम बात हो गई है। उसके अलावा सूजन पैदा होना, बच्चों को ऐसी परेशानियां जिनका ताख़ीर से पता चलना, ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा फेफड़ों के मांसपेशियों में बीमारियां तेजी के साथ फैल रही हैं। माहिरीन इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं, खासकर अक्टूबर से अप्रैल के महीने तक, जहां पर कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू में एक सर्दी का भी एक आप कह सकते हैं पीरियड गुजरता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं, और हर अस्पताल के अंदर बशमूल जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, नमूनिया से मुतासिर बच्चों की भीड़ लग जाती है। इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल में भी हर रोज़ जो आज के तफसीलात हैं कि 60 के करीब ऐसे बच्चों का अंदराज होता है जिन्हें नमूनिया हुआ है या फिर छाती की बीमारी में मुब्तला हों। इस तरह की मुश्किलात या इस तरह के मसाइल मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहे हैं। इस पर मज़ीद ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोहेल नाइक साहब इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, माहिर अतफाल हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ या बड़े इदारों के साथ काम कर चुके हैं, और आज भी एक बड़े इदारे से मुंसलिक हैं। डॉक्टर नाइक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। ये जो हम आदाद शुमार हम बता रहे हैं या रिपोर्ट्स आती हैं, ये तो एक अलग बात, लेकिन आज के वक्त में अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि कितना खतरा या खतरात लाहक हैं बच्चों में नमूनिया होने के या इन्फेक्शन के, जिसका शायद पता भी चलता है, तो वालिदैन काफी ताखीर से इस चीज को समझ पाते हैं। डॉक्टर सोहेल नाइक साहब। सोहेल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरा सवाल आप तक अगर पहुंचा हो तो ये बताइएगा कि कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन या फिर नमूनिया के केसेस सरमा आते ही ज्यादा हैं या बढ़ने लगते हैं। आज के वक्त में असल सूरत हाल क्या है? और कई मरतबा ऐसा होता है कि केसेस रिपोर्ट तो होते हैं, लेकिन जो जिन रिपोर्ट्स को हम पढ़ रहे हैं उनसे ये पता चलता है कि वालिदैन भी इस चीज को बड़ी लेट जाकर समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें।
डॉक्टर साहब आवाज आ रही है हमारी? तकनीकी खराबी हो रही है जी इसमें। दोबारा कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से ज्वाइन करने की। अच्छा जी, ये जो सर्वे है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को मनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है, नमूनिया जो है वो रिपोर्ट हुआ, और डाटा जो एसेस किया गया है उसमें 2.9% अनंतनाग जिले के अंदर, 0.5% बांडीपोरा, 0.9% बारामूला, 20.3% बच्चे कुलगाम के अंदर इससे इफेक्टेड है, 2.4% कुपवाड़ा के अंदर, 1.37% पुलवामा के अंदर। इसी तरीके से श्रीनगर और दीगर इलाकों के अंदर भी जो है वो लंग की इस परेशानी में, सांस की इस परेशानी में बच्चे जो है वो फंसे पड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ये जो एक नया ट्रेंड उभर कर सामने है, क्या ये बिल्कुल नया है या वालिदैन इसको समझने में कासिर रहे हैं और इस तरीके की सिचुएशन अब उभर कर सामने आई है? और स्पेशली जब हम नॉर्थ साउथ में चलते हैं, कुलगाम के जो ताजा सर्वे आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे वहां से इफेक्टेड है, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? जी, इशफाक साहब सलाम। देखिए इशफाक साहब, जो ये डिजीजेज है इनका डायनेमिक हमें समझना बहुत जरूरी है। कोविड से पहले एक सूरत हाल थी हमारे कश्मीर में, और मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती थी बच्चों में वो डायरियल डिजीज होती थी कुछ साल पहले। तो हमारे हॉस्टल में यहाँ एक डायरिया का वार्ड अलग रखा जाता था, क्योंकि इतने बच्चे शाम को सुबह दिन डायरिया करके आ जाते थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने रोटा वायरस जो एक एंटी डायरियल वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया, वैक्सीनेशन में आप यकीन नहीं करेंगे कि हर एक वार्ड में 1-2 बच्चे अब डायरिया के एडमिट हो जाते हैं। तो उस वैक्सीन ने जो है वो पूरी गेम चेंज की, डायरिया को पूरा मतलब नीचे लाया, अगर खत्म नहीं किया, लेकिन जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस है वो ऊपर आ गई और बढ़ने लगी धीरे धीरे। उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड के बाद का जो हमारा पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है बिफोर कोविड। कोविड के बाद हमारे बच्चे ज्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके बाद और एक वैक्सीन आया पीसीवी का, निमोनिया का वैक्सीन होता है वो, जो 2020 में आया। तो उस वैक्सीन ने प्रोटेक्ट किया उस एज ग्रुप के बच्चों को। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जिन बच्चों को वो वाला वैक्सीन नहीं मिला है, जिनकी एज से ज्यादा है, तो उनको ज्यादा निमोनिया का अटैक रहता है। तो कुल मिला के मैं ये बताऊंगा कि जो ये डिजीज का डायनामिक्स रहता है, ये वैक्सीन इंट्रोडक्शन से, कोविड से थोड़ा चेंज हो जाता है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी कहूंगा कि जब हम निमोनिया को लेते हैं तो हम बच्चों को एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एज ग्रुप होता है हमारा 0 से 2 महीने, उसके बाद 2 महीने से लेके 1 साल, उसके बाद 1 साल से लेके 5 साल। ये हमारा एक टिपिकल टारगेट एज ग्रुप रहता है। अब जो बच्चे 0 से लेके 2 महीने तक एडमिट होते हैं, उनका ज्यादा वजह जो रहता है वो बर्थ पे एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे प्रीटर्म डिलीवर होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसको भी टेक्निकलिटीज में निमोनिया रिप्रेजेंट करते हैं वो डेटा में। तो वो बिकॉज ऑफ लंग इमैचुरिटी की वजह से एडमिट हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये बच्चे घर जाते हैं तो फ्रैजाइल एज रहती है 0 से 2 महीने, इसलिए हमने इसको एक डिवीजन दिया है 0 से 2 महीने। तो उसमें जब बच्चों को खांसी वगैरह निमोनिया आ जाती है तो माँ बाप आमतौर पर उस चीज को मिस करते हैं, क्योंकि बच्चे की उतनी ज्यादा खांसी नहीं होती है, माँ बाप को समझ नहीं होती है बच्चे की। तो उस एज में भी माँ बाप थोड़ा मिस करके थोड़ी डिलेड हार्ट तक पहुंचते हैं। उसके बाद 2 महीने से 1 साल के बच्चे में भी जब ये इसमें वो काफी इन्वॉल्वमेंट दिख जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसकी वजह क्या है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की? इसमें 2-4 वायरसेस का बड़ा रोल रहता है। एक कॉमन वायरस है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, और उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए वैक्सीन होता है फ्लू शॉट, जिनाकि वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट में है, बहुत कम लोग उसको करते हैं। तो अगर फ्लू शॉट को गवर्नमेंट में लाया जाएगा तो काफी हद तक जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो कम हो जाएगी। मतलब ये इसका एक सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सिम्टम जब डेवलप होते हैं तो बहुत कम उम्र बच्चों में, जो ये निमोनिया है, अलामात या सिम्टम जब जाहिर होते हैं, सिम्टम डेवलप होते हैं, कैसे पता लगता है? इब्तदाई निशानियां इसकी क्या हैं?
देखिए, इसीलिए तो ये हमने जो मैंने बताया आपको कि हमने जब हम नमूनिया की बात करते हैं तो हमने बच्चों को डिवाइड किया है एज ग्रुप्स में। 0 से 2 महीने के जो बच्चे हैं उनके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनके सिम्टम खांसी नहीं होते हैं। जो 0 से 2 महीने के बच्चे होते हैं उनका जो कॉमन सिम्टम है वो एक्सेसिव क्राइंग है, वो फीड को रिजेक्ट करते हैं, फीडिंग डिफिकल्टी, फीडिंग इंटॉलरेंस, और उनकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। काफ तो उनका एक समझिए लोअर डाउन सिम्टम है। तो जो 2 महीने से लेके 1 साल के बच्चे हैं उनके जो मेन सिम्टम होते हैं वो कफ होता है, फीवर होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और 1 साल से लेके जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें जो सिम्टम होता है वो कफ और फीवर होता है। तो इसमें माँ बाप से यही मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जब भी जिस क्रिटिकल एज मानता हूँ, इस एज में जब भी बच्चे को खांसी बुखार हो जाए तो तुरंत उनको मतलब अपने जो नियर बाई डॉक्टर साहब है उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर ये समझे इसको, ये सीजनल भी है, गर्मी में इसका असर बड़ा कम रहता है और जो ही सर्दियां दस्तक देती हैं तो ये सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही वजह है कि आजकल कश्मीर प्रोविंस के अंदर हम इस तरीके की अक्सर केसेस देख रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, जो ये इसको सीजनल फ्लू भी एक टर्म है, आपने सुना होगा सीजनल फ्लू, जो बेसिकली वायरसेस होते हैं, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा वायरसेस और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, उनका जो मौसम होता है, जैसे हर एक चीज का एक मौसम है। जैसे आप बोलते हो ये संतरों का मौसम है, ये मतलब तरबूजे का मौसम है, उसी तरह वायरसेस का एक मौसम रहता है। तो जो विंटर्स होता है इसमें ये वायरस का मौसम है, इसमें हर एक वायरस की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, उनका ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो हर साल आप देखोगे जैसे ही अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वायरस का जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो ज्यादा रहता है, और काफी लोग चाहे वो अडल्ट हो बड़े छोटे इन्वॉल्व रहते हैं रेस्पिरेटरी में। आज भी अगर आप पूरे कश्मीर को देखोगे तो जुकाम खांसी का सिलसिला जारी है, लेकिन बच्चे जो है ना वो जो सेंसिटिव और फ्रेजाइल एज है इनकी, पर्टिकुलरली 1 साल से नीचे, तो उसमें हमें काफी एहतियात बरतना है। माँ बाप को भी खास ख्याल रखना है बच्चों को कि उनकी जो खांसी है बुखार है वो ज्यादा ना हो, ताकि वो लेट प्रेजेंट न करे हॉस्पिटल, जहाँ पे उनके पूरे लंग्स जो बॉडी में एक फिल्टर का काम करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो फिल्टरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और उस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंचे। तो उसके बाद उनको ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो हॉस्पिटल में 10-12 दिन 2 हफ्ते फंस जाते हैं। तो इस तरह लोगों से इल्तिजा है कि ना कि हमारे पास इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। वायरस का आना जाना तो रहेगा, वो इन्फेक्ट करते रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो सेंसिटिव मेजर्स भी है कि वो माँ बाप जो है वो काशिश रहे, जैसे ही छोटे बच्चे का कोल्ड में इन्वॉल्व हो जाए तो अपनी नियर बाई फैसिलिटी के साथ वो अटैच रहे, ताकि बच्चा जो है वो एक्सट्रीम केस में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। माहिर अस्पताल डॉक्टर नायक बता रहे थे कि क्या कुछ करने की जरूरत और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। लेकिन एक और बीमारी की भी बात करते हैं जिसे पूरी दुनिया के अंदर तो दस्तक दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी इसकी लपेट में आ चुका है। ब्रेस्ट कैंसर तेजी के साथ फैल रहा है पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और आदाद शुमार जो सामने आए, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसने ये बात भी साफ कर दी कि जिस तरीके से मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी अबतर हो रही है, वही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसरों का लगातार बढ़ना और इससे ख्वातीन की मौत तक हो रही है, और अर्ली डिटेक्शन, लाइफस्टाइल चेंज इसका बेहतरीन इलाज है, तब जाकर इसको रोका जा सकता है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि 60% ऑफ वुमेन जो है, ख्वातीन जो है, वो इस वक्त इलाज मुआवजे के लिए आती है। वो तब आती है जब वो एडवांस स्टेज में चला गया होता है। इब्तिदाई तौर पर अगर आती तो शायद उसका इलाज मुमकिन होता, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लैतुलैल से काम लिया गया और उस वजह से सूरत हाल फिर अबतर होती है। कल तकरीबन 2 मिलियन केसेस पूरी दुनिया के अंदर डायग्नोज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और 28 में से एक खातून की मौत मुल्क के अंदर, भारत के अंदर बशमूल जम्मू कश्मीर के अंदर होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो इसको भी जरा सीरियसली आप देख लीजिए। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है, उनकी तरफ से ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 12% इंक्रीज होगा जी केसेस के अंदर
आइंदा 5 सालों के अंदर अगर हमने एहतियात से काम नहीं लिया और जो प्रिवेंटिव मेजर्स कहे गए हैं ग्लोबली, अगर उन पर हमने काम नहीं किया गया तो उससे भी सूरत हाल अबतर होगी। ये तो मुल्की सतह की बात है, लेकिन रीजनल कैंसर रजिस्टर ऑफ कश्मीर जो है, जहां पर हम इन तमाम मरीजों का इलाज करते हैं, रीजनल कैंसर रजिस्ट्री फॉर कश्मीर बापत इस साल 2014-16, उसमें जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है 5335 के करीब नए केसेस जो है वो इसमें आए हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन सोगरा के अंदर, और हर गुजरते महीने के साथ ये डाटा जो है वो बढ़ रहा है। इस बीच जिला श्रीनगर जहां पर सबसे ज्यादा तिब्बी मुआलिजीन मौजूद है, वहां पर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और दूसरे नंबर पर जिला बारामूला है। इसी तरीके से जम्मू सूबे की जब आप बात करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और फिर आगे चलेंगे तो रजौरी पुंछ आपको दूसरे नंबर पर आएगा। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल है कि हमने किसी भी मर्ज को छोटा नहीं लेना है। जब भी सिम्टम्स पैदा हो, जब भी इसकी छोटी सी भी भनक लगे तो तुरंत इलाज करें। इससे कबल कि सूरत हाल बहुत ज्यादा ग्रेव हो, बहुत ज्यादा खराब हो और फिर मौत तक वाक़ा होती है, उससे बेहतर है कि अभी दुनिया भर के अंदर इसका इलाज हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका इलाज है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हमें टाइम पर इसका पता होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको याद होगा कि इस प्रोग्राम में नए जानवरों की भी बात होती है, तो आपको बताएंगे कि एक और चीज यहाँ देखी गई है और वो खतरनाक है और आपको एहतियात बरतने के लिए कहा गया क्या है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको जरा लद्दाख की भी खबर से बाखबर करेंगे और फिर उस बड़े प्रोग्राम की ओर भी आएंगे जहाँ पर आज हमारे मेहमान बनेंगे एक मारूफ आलमी दीन, क्योंकि मामला निकाहों का है, हमारी सोसाइटी का है, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी एक छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। बुला पड़ी इसकी हर बात में भूल जाए मेरी कश्मीरी अपनी पताका चाय रिजब का स्वाद। चल बुला पड़ी इसकी हर बात में भूल जाए मेरी कश्मीरी अपनी पताका चाय रिजब का स्वाद। अपने हाथों से बनाए खाने से सबका दिल जीतना हो तो लगाइए लाजवाब स्वाद का कश्मीर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में खास मौजू पर चलेंगे जिसमें आज हमारा छठा और स्पेशल सेगमेंट होगा। खास मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, लेकिन बात अब सबसे पहले हम वस्ती कश्मीर के एक ऐसे इलाके की जहां पर एक नया और जहरीला सांप मिला है और इलाके के अंदर लोगों की जानिब आप कह लीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो भी वायरल हुआ तो ये नायाब, ये जो नए किस्म का रसल नाम का जो वाइपर है या सांप है, ये इतलात के मुताबिक दुधरामा हॉर्टिकल्चर दफ्तर के करीब देखा गया और बहुत सारे लोगों की तवज्जो इस वीडियो की तरफ चली गई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है और इसकी तस्दीक खुद मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से की गई। आमतौर पर दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में और कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर इस तरह की कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये नायाब या जो नई किस्म का ये जो जहरीला सांप है वो कश्मीर सूबे में या इस तरह के इलाके के अंदर कहीं पाया जाए। इसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज़ ने की है, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ ने भी की है। मिला है दुधरामा के एक इलाके से और इसको पकड़कर वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारान भी लेकर इस इलाके से चले गए। तस्वीर आपके सामने दुधरामा गांधरबल जिले की। अच्छा, ये पहला मौका है जब ये कहा गया कि ये जहरीला ये रसल कहा जाता है, नाम इसका है, और ये पहली मरतबा कश्मीर सूबे के अंदर मिला है, जिसके बाद न सिर्फ जिला गांधरबल के अंदर बल्कि आसपास के इलाकों के अंदर भी अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। ये वाइल्ड लाइफ महकमे के जो जिम्मेदार वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जब इसका मुआयना किया, मुशाहिदा किया
तो कहा कि ये सांपों की वो खसूसी एक ज़ात है जो शायद अब दुनिया में बहुत कम हो रही है, लेकिन अब की बार यहाँ ददरहामा गांदरबल के अंदर मिली है, जिसको कल ले लिया गया और बाद में इसे सेफ एनवायरनमेंट में भी छोड़ दिया गया, क्योंकि एक सेट प्रोटोकॉल होता है जीवन में। तो बड़ा एहतियात बरतिएगा। इन दिनों ये नए नए जानवर जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन शायद आज से पहले इस तरीके की इतलात और खबरें बहुत कम आती थी। एक खबर एक बार श्रीनगर में आई थी, एक खातून ने बाद में उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो ये वाला सांप नहीं था। ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार ये सांप जो है वो देखने को मिला। तस्वीर आपके सामने। चलिए जनाब, पहली बार ये खतरनाक सांप भी कश्मीर के अंदर देखा गया और जिला गांदरबल का इलाका जहां पर ये सांप जो है वो देखा गया। अब बढ़ते ही आगे जरा बात उस अहम मौजू की करते हैं जो मौजू पिछले कई दिनों से हम मुसलसल बहस में ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान लड़कों के बारे में और उन बेटियों के बारे में जो निकाह से मुंतजिर है लेकिन निकाह हो नहीं पा रहे हैं। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में कि समाज के अंदर जो अहम तरीन लोग हैं, सिविल सोसाइटी के अरकान हैं, उनसे शुरुआत प्रोग्राम की थी। फिर माहिरीन जो है, नफ्सियात के जो माहिरीन है, इसका इफेक्ट जानने की कोशिश की। और आज से हम कोशिश करेंगे कि अब जरा मजहबी अंजुमनों के सरबराहान और उन बासर शख्सियात से गुफ्तगू करें जिनकी बात को कोई फॉलो करता है, और अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो हमारी रियासत के अंदर ये मामला तय हो सकता है, हल हो सकता है। क्योंकि अभी एदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि 50,000 इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर प्रोविंस में, और अगर आप एंटायर जम्मू कश्मीर को खंगालेंगे तो आपको ये 70 से 80,000 के करीब एक ऐसा फिगर मिलेगा जिनकी उम्र 52 ईयर्स से अबो चली गई है, 50 साल से ऊपर चली गई है। मर्द भी है, ख्वातीन भी है जिनकी शादियां नहीं हुई है। अब जब शादियां नहीं हुई है तो इसमें 2-4 डायमेंशंस हैं। एक ये कि जनाब तालीम में इतना चले गए कि अब जब शादी का वक्त आया तो वो मिसमैच हो रहा है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घरों के अंदर नहीं है, बेटियां ब्याहने के लिए तैयार है लेकिन बाप के पास उतनी शकत नहीं है। तीसरा ये कि मेरे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसी चीजें राइज हो गई है जो इन शादियों को आसान करने में रुकावटें हायल कर रही है। और पांचवा ये कि जो हमारे जी इज्जत वाइट कॉलर से बड़ी बड़ी शादियां करने वाले लोग हैं, वो जब अपने घर में खुशी बनाते हैं तो वो इस चीज को भूलते हैं कि जिन रसूमात को वो अदा कर रहे हैं, जिन रसूमात को वो एड ऑन करवा रहे हैं, उससे आने वाली नस्लों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आज उन लोगों से गुफ्तगू आज से हम आगाज करेंगे जिनका एक मेजर रोल मुस्लिम शादियों के अंदर है, वो है मौलाना। और अगर ये मौलाना कमर बस्ता हुए तो सूरत हाल एंटायरली चेंज हो सकती है। आज जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ आलमी दीन मौलाना शकील रहमान वैसी साहब, मीरवाइज है पखरपुरा चारी शरीफ के। मौलाना साहब सदा शुक्रिया तुम वक्त दिन बापत, क्योंकि मामले सानी वादी हूं मामले म्यान रियासत ये अख मोहतात अंदाज कि 50,000 खुद ज्यादा सानी बेनी यम मज अत डेरिस लेकिन निकाह सपदान, और यम सात भी सिर्फ श्रीनगर काफ्त करान 10 to 15,000 अमुक मोहतात अंदाज अत कि शहरस अंदर किसी सूरत हाल, और यम सात एंटायर जम्मू कश्मीर काफ्त करान 70 to 75,000 मोहतात अंदाज, चूंकि सरकार तौर आपका फिगर ये नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जराए से अमका तस्दीक करान कि यम रसूमात ऐसे बढ़े यम सूरत हाल पैदा कर पानस अंदर तम हसा बुनियादी वजह कि वन निकाह तूता आसान कि यूता पत्काल आसान, वन हर दो गुजरने सह मुश्किल सपदान, क्योंकि तुम मजहबी पेशवा, तुम माशरुक अक्स हिस्से यमन निश लुक गसान और तुम वुचान कि सूरत हाल क्या है।
क्या वक्त है आज का चुन इजाजत दीवान कि अस करो आज हम जहर कोशिश शुरू युद्ध जन निकाह वापस निकाह सब्दन और यम बनन तिम खुराफात के यमनी से बचनी तलकीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरानी मजीद के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद मुबारक फरमावन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अद्दीन युस्रुन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो दीन से आसान, अगर दीन आसान से आसमान से सारी खुद आसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत की निकाह से सारी खुद आसान, लेकिन हुजूर फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन्ना की ज़माना अस ज़माना की, लेकिन यज्तमिऊन फिल मसाजिद लोग गसन मस्जिद से गसन, लेकिन नमाज दावत आसन तिम करन नमाज आसन परन मस्जिदन मज आसन गसन तिम आसन कलिमुक दावत करन अलगर्ज तिम आसन तमि वक्त मुख्तलिफ रसूमातन मज शिकार। यह तुहद टाक तुहद यह मौजू वारिया बेहतरीन टाक बेहतरीन मौजू वनकन के समाज खतर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो दीन आसान असर की दीनस मज इस्लामस मज सारी खुद आसान तो सहल तरीक सारी खुद सहल निकाह। यह निकाह बनो यूता द्रोग, यह निकाह बनो वनकन यूता मुसीबत यानी वनकन यूता महाल कि शुरू पे बिदातन खराफातन रस्म रिवाजन दखूल सब्दान, यानी मदनी से लेकर बराबर रुखसती तक निकाह में शुरू से ही रस्म रिवाज और खराफात बिदात का दखूल होता है। लेकिन करने वाले लोग कौन है? हम ही लोग। लेकिन तय वुचू मोहतरम सैनिक निकाह में वनकन कूचा खराफात के शुरू कैसे कि जिले वुचन मदनी तय वुचू तथ निशानी अंदर कूचा दरजर तय वुचू कूचा वनकन कुम डब पेश करान कस मिठाई वनकन पेश करने त्रामी पे चले सोन वाजवान मशहूर तिम सस्ती आज तुम जुतोवु सिनो सह नफज बरान कहें। तय वुचू अत मज अत खानदरस मज सैनिस ओस महर युस जन महर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो यानी इन आजमन निकाह बरकतन व इस्तर उनैमा, बाबरकत वाला निकाह खिसुई हुई बाबरकत निकाह खिसुई यस निकाह अंदर खर्च गस कम, मगर सोन लड़क अवरेज गसन सन बच्ची अवरेज गसन सोन लड़क तमि उम्र नबर नेरन जस तमिस उम्र आसान निकाह करने वजह तमि कथुन शिकार गसन कि तमि निकूक शिकार तमि वजूह की शिकार गसन यम सात तमिस 10 लाख 15 लाख पेवन महर दिन। ये महरस मुतलिक जिक्र करो सैनिस सोसाइटी मज वनकन 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये महर मुकर्रर गसन। अमे हवाल से मैं याद पेवन कुरानी मजीद कुरानी करीमन फरमो वातून सदक़ातिहिन्न नीला कि कुरानी मजीद की सोन लाई अमल हदीस नबी की सोन लाई अमल अत फॉलो करुन इस्लाम कुरान तक हदीस। अगर कुरानी पाक मज अल्लाह पाकन फरमो तो दियो महर मगर नीला तूता दियो यस कोर हुंद वकील कोर हुंद वली दबित गो मोल या पूर तय खुश सपदी रजामंद सपदी जिस तरह पन नफस पन या सा यह नफस तय बख्श, लेकिन तथ मोहरस जिस मोहर तुम दी अमिस कुन। अगर चूंकि कुरानी पाकन फरमो नीला ये पर तुम कूर खुश गस ये पर तुम गरवाजन खुश गस ये वन नजर त्राओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो बेहतरीन निकाह सो यस मज महर कम आए यस मज खर्च कम गसे। तुम वुचू सानी मजरा गोडनक चोन 30-30 सास निवान अख सिंगर पत वुचू टेट वल रपस 3 लाख पत वुचू तथ मजन कुम खराफात बिदात इसलिए अमुक वजह पे गरीब कोरिन तक
अमुक वजह तो तिमन गरीब बच्चियन तक यम 50 सूदी फरमान मुताबिक 50,000 खोत ज्यादा कशीर मन पड़ा यम कोर प्यारान अस मज लागन वल आसन या सान अतिहन रंगने या सान अतन या मज वजह सन खानदार के निकाह जिन वनस शिकार कर्मित रस्मो रिवाजन सब तु पान कर शकीर रहमान सब कि सूरत हाल क्या वनस सपदेम लेकिन अत अंदर सान मजहबी पेशवाहन इमामन या तिमन अफरादन यम निकाह खान हजरात तिज कता जिम्मेदारी अगर तिम आज होल गंडन क्या ये मामले है क्या कुछ हद ताम बेहतर सपद बिल्कुल वन अत मज जिम्मेदारी कि रसूलुल्लाह फरमो हदीस पाक मज साहब सबो कर या रसूलुल्लाह अगर अकिस औलाद मालिस माजिन वारिया हक लेकिन मालिस माजी क्या हक औलाद से हुजूर फरमो 3 नंबर 1 आयुस्ना इसमो ये बच्चे गई अमिस करू बेहतरीन नाव वही आयुस्ना इसमो यालिमुल किताब पत ये सात हाल कुन नेरी अमिस दियो तुम बेहतरीन तालीम वही दबीजा बलागा ये लड़के बलागत मज पहुंची जाले ये गुसरी जनाबत वाजिब गि अमिस करू तुम निकूक इंतजाम पत फरमो रसूल या बच्ची अगर यानी ये बच्ची रेत पत रेत महावरी पीरियड शुरू गसन अमिस करू तुम या ये निकूक इंतजाम गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो औलाद मालिस तो माजी औलाद हक मगर ये जन उलमान मुबल्लिगीन खुतबान जिम्मेदारी आदीद गसन तक जिम्मेदारी मालिस वालिदैन जिम्मेदारी पन्न औलादन वक्त पर निकाह करुन तो अत यह निकाह तमे आय करुन जमात रसूमात खराफात तो बिदात खानदरस मज दखूल गि रूद सवाल मोहतरम इस्लामी स्कॉलर इस्लामी जिम रिलीजन जिम सन या रिलीजियस स्कॉलर बिलखुसूस तहरीक तंजीम अमिक जिम जन चीफ पैटर्न जिम जन अमिक यह मारूफ आलिम दीन जिमन पे जिम्मेदारी बनान तो जिम्मेदारी सारी आयद ये तक निकाह पर्ने गसाव तथ निकाह मज दिमावस गोडनक नजर अब निकाह मज कुम खराफात दखूल गसन वल या उमन निकाह मज कुम रस्मो रिवाज अगर करो कोशिश अस रलिस मिलिस कि गसान तथ खानदरस मज निकाह पर्नावन या तथ खानदर में शमूलियत करने यथ मज यीत्या खराफात जहाँ ये दखूल आसन यीत्या बिदात दखूल आसन तो अस करहाव कतगन लगाव मगर ये ग्राउंड लेवल पे आम नफर यह जिम्मेदारी यम तहरीक तंजीम इन सरबराह अल्हम्दुलिल्लाह तिम करान अमिक वारिया कोशिश जिस जन तहरीकी कार्बन इस्लामियत इंटरनेशनल वारिया कोशिश अत बारस मज करान यह रोज वारिया असल अगर सन तहरीक तंजीम अत मज हिस्से बनित अहम रोल निभावन। एक चीज और भी मौलवी साहब आपसे जानना चाहेंगे जो हमारे मुआशरे के अंदर जो शऊर पैदा करने या फिर मुख्तलिफ अक़साम की हम मुहिम चलाते हैं, प्रोग्राम तकारीब सेमिनार होते हैं, क्या जब हम नताइज की तरफ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ज़ाया होती हुई नजर नहीं आती? वक्त भी ज़ाया होना और फिर वसाइल का भी इस हिसाब से इस्तेमाल जिसके बच पर शायद नताइज आने चाहिए थे, बदकिस्मती से वो नहीं रोनमा हुए। फिर एक बड़ा मसला ये कि मकामी सतह पर जो पहली कोशिश होनी चाहिए थी जिम्मेदारान की तरफ से, इदारों की जानिब से, जब हम इन रिजल्ट को देखते हैं, नताइज की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, दरअसल शुरुआत ही वहीं से हो रही है। जी, तो कुरान मजीद का वाज़ेह इरशाद मुबारक है कि वला तुबज़िर तबज़ीरा जी कि फजूल खर्च करने वाले फजूल खर्ची में करिए इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन फजूल खर्ची करने वाले शयातीन बई और यल इस पे गोडनुक सवाल करूँ बिल्कुल सही कि अत मज वारिया ज़ाये गसन वादवानन मज सैनिस लिहाज जिस निकूक प्रोग्राम आसन सोन खानदर आसन अत मज यूता ज़ाये गसन हर कह चीज ज़ाये कर हर कह चीज यथ पे तूता ज़ाये गसन यथ पे आ गरीब कूर नख वचा यथ पे अकिस गरीब कोर हुंद निकाह मुकम्मल तौर पर गसा लेकिन तेल सन वाजवान मशहूर कि तथ मज तस्तीन आसान मगर आज की वाजवान तीजा मशहूर गई कि 22 23 आज बनाने यम खराफात यम बिदात लेकिन
دلیم سوال کی کوشش کریں الحمدللہ ریلی سیمینار کے یم لکٹ پروگرام کے نچی پروگرام کے بڑ پروگرام کے یم زن اجتماع کے سانی مساجد یم سن علمانی مسجد کے آسان اسمبلی الحمدللہ ان کی سپیل دیوان تانن علمان پر ذمہ داری اس پر آئی ذمہ داری اس کرو امیک روک تھام مگر یم سوسائٹی میں روزان ول یم سن کات بوزان تمن کچھ کما حقو کوشش کریں کہ یمن رسم و رواجن نش پس روزن. بہت بہت شکریہ مولانا شکیل الرحمان اویسی صاحب، ہمارے ساتھ ذاتی مصروفیات کے باوجود بھی اس پروگرام میں آپ نے وقت نکالا اور اہم ترین سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کی اور اس میں ہماری مدد فرمائی. یہ آج چھٹا ایک اسپیشل سیگمنٹ تھا اس پروگرام کا. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جن نے سوالات بھی ہم تک پہنچائے، اپنی بات بھی رکھی، اور جب کالنگ کا سیگمنٹ اسپیشل شروع ہوگا تو اس تعلق سے بھی مسلسل بات ہوتی رہے گی. آپ کی بات بھی پروگرام میں آپ سنیں گے، لیکن ذرا سیکورٹی والی خبروں پر چلتے ہیں. دو بڑی خبریں. اس سے پہلے شمالی کشمیر جائیں. سینٹرل کشمیر کے سری نگر ضلع سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جہاں پر شہر کے بیچ والے اس علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے. وسطی اور شمالی کشمیر میں بڑے آپریشنز کی خبروں کے بیچ کہ کھانیار سری نگر کے اندر اس وقت جھڑپ شروع ہوئی ہے اور اس مسلح جھڑپ میں ملٹنٹوں کے سامنے سیکورٹی فورسز اور سی آر پی ایف کی جانب سے یہ مشترکہ کارروائی اس وقت تقریباً 15 منٹ سے جاری ہے. بڑی خبر اس وقت سری نگر شہر سے آ رہی ہے جہاں پر سیکورٹی ایجنسیز نے انکاؤنٹر کی بات سامنے رکھی ہے. انکاؤنٹر شروع ہو گیا جی ملیٹنٹ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان. کھانیار سری نگر کا علاقہ بڑے دنوں کے بعد شہری سری نگر کے اندر ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے کے اندر انکاؤنٹر کی خبر سامنے آئی ہے اور یہ پہلا موقع ہے اس سال کے دوران جب سری نگر کے اندر اس طریقے کی خبر آئی ہے. سری نگر کا کھانیار علاقہ جہاں پر مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے سیکورٹی ایجنسیز نے جو ہی آپریشن شروع کیا تو وہاں پر گولی چلنے کی خبر سامنے آئی ہے، جس کے بعد جوائنٹ آپریشن جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کا شروع کر دیا گیا. سیکورٹی ایجنسیز نے بڑے پیمانے پر کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے کیونکہ مشتبہ افراد کی نقل عمل کے بعد سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. اور بڑی خبر انکاؤنٹر اس وقت کھانیار سیراز سنیما کا ایریا بتایا جا رہا ہے. بڑی خبر سیراز سنیما کا علاقہ جہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا. یہ علاقہ سمجھ لیجیے گا سیراز سنیما والا علاقہ یعنی کھانیار کی ویسینٹی کا علاقہ جو ایک سائڈ ریناواری اسپتال کی اور جا رہا ہے اور دوسری سائڈ سے آپ نوہٹا سری نگر کی اور جائیں گے، تیسری سائڈ سے آپ دلگیٹ سری نگر کی اور جائیں گے. تو اسی وقت کے اندر کھانیار کا علاقہ سیراز سنیما کے پاس اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے. بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مجھے کیا پتا پہلے اسی کو بڑا کھیلا. جی تصاویر دیکھیں گے. یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کی جو پکچرز آپ کے سامنے ہیں کھانیار علاقے کی جموں کشمیر پولیس اور فوج بختر بند گاڑیوں کے ساتھ یا وہ کمانڈ وہیکل جو جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پولیس استعمال کرتی ہے یہاں آپریشن کے دوران استعمال میں لائی جا رہی ہیں. کھانیار سری نگر کے اندر ابھی آپ نے پچھلے ایک سال کے دوران دیکھا ہوگا کہ ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کے بیچ کچھ خبریں شہر سری نگر اور آس پاس کے علاقوں سے آئی لیکن میجر کوئی آپریشن شہر کے بیچوں بیچ چلا ہو اس طرح کی کنفرمیشن کوئی نہیں ہوئی تھی. مگر آج یہ اب تک میں آپ سینٹرل کشمیر اس وقت کھانیار کے آس پاس کے علاقے کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیکورٹی ایجنسیاں متحرک ہیں کیونکہ مشتبہ افراد کی نقل حمل تھی جس کو لے کر تلاشی کارروائی شروع کی گئی تھی. اور اب اطلاع یہ ہے کہ کھانیار جو سیراز سنیما کا آس پاس کا علاقہ ہے وہاں پر یہ سرچ اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گیا ہے اور شہر سری نگر کے اندر
ये एनकाउंटर इस साल का पहला एनकाउंटर होगा। और अगर आप देखें 2019 के बाद बहुत कम इस तरीके की वारदातें जो थी वो देखने को मिली थी, लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और फिजा से भी जो है वो नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए से उस इलाके की और उस घर की ओर नजर रखी जा रही है जिस पर माना जा कि मुश्तबे अफराद की नकल अमल थी, जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे। और ये तस्वीरें थोड़ी देर में हम वो भी आपको दिखाएंगे जब ड्रोन की सूरत हाल वहां पर बनी और वहां पर ड्रोन के जरिए से नजर रखने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से सामने आ रही है जहां पर खानियार का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। सस्ते कुछ मुश्तबे अफराद की नकल अमल के बाद वहां पर फायर हुआ है जिसको रिटेलिएट किया गया, जिसके बाद अब ऑपरेशन में श्रीनगर का इलाका चला गया है, श्रीनगर का खानियार का इलाका, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। न सिर्फ जमीन पर सिक्योरिटी दस्ते आपको नजर आएंगे बल्कि फिजा में भी आपको सिक्योरिटी दस्तों की मौजूदगी वहां पर नजर आएगी। बड़े पैमाने पर इस वक्त कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें आप देख सकती हैं जो इस वक्त सामने आ रही है खानियार इलाके से, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इजाफी दस्ते सिक्योरिटी एजेंसी से यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन फुटेज आपको दिखाते हैं जिस इलाके के अंदर एग्जैक्टली ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन के जरिए जिस घर की निगरानी हो रही है जहां पर कहा गया कि फायर ओपन हुआ और रिटेलिएट किया गया। ये तो आसपास की तस्वीरें हैं मुनादा इलाकों में, क्योंकि मसरूफ तरीन इलाकों में से एक है, बाजार है, शहर के बीचों बीच का इलाका, और ये वो ड्रोन फुटेज पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए से जहां पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कि आखिर ये मुश्तबा अफराद अब कहां पर है, क्योंकि इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले ही थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद सुबह से ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता करके चलाया जा रहा है जो अब एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मजीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? बात करूंगा, ये इलाका जो है खानियार का इलाका है जो कि शहरी खास का एक हसास इलाका है। और जिस स्पॉट की मैं बात करूंगा ये खयाम सिनेमा, जहां पर पहले यहाँ पर सिनेमा एक हुआ करता था खयाम के नाम से, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर जो है एक फायर रिटेलिएट हुआ है, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ साथ जो है इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां तक सीआरपीएफ अमला और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो दोनों इस वक्त इस ऑपरेशन में जुड़े हैं, जबकि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी के पास पहले खबर थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। जो ही ये इतला वहां पहुंची तो उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया है। और साथ ही साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर जो नाके हैं वहां पर वो बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर रोक दी गई है। और फिलहाल कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है सर्च एंड ऑपरेशन वो जो कंटिन्यूसली खानियार इलाके में जारी है, क्योंकि स्पेसिफिक एक इनपुट था जिस इनपुट के बारे में बात की गई थी तो बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स वहां। इरफान, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है जब हम इस शिराज सिनेमा के आसपास के इलाके की बात करें, थोड़ा सा कमर्शियल अब आपको मेन मार्केट में दिखेगा, लेकिन जब आप इंटीरियर में देखेंगे तो पास में घर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन इस तक सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी होगा कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इंसानी जानों का जिया ना हो और उस बीच किसी भी तरीके से मिलिटेंट भी बाहर ना आए, क्योंकि इतला ये है कि फॉरेन मिलिटेंट जिनका ताल्लुक शायद बैरून मुल्क से है, पाकिस्तान से है, वो यहाँ पर इस वक्त फंसे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने गौर साहब। इनपुट जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स के हवाले से ही है। कुछ मिलिटेंट्स बताए जा रहे थे पहले से जो फॉरेन से जिन्होंने यहाँ ट्रैवल किया है और जो इस इलाके में घूम रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब ये घना इलाका है, क्योंकि शहर को लेकर अगर हम बात करें तो काफी जो मकान वगैरह जो इमारतें वगैरह रहती है वो साथ साथ रहती है, तो इस ऑपरेशंस को बड़ा तरीके से और बड़े एहतियात से हैंडल करना होगा, क्योंकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो। क्योंकि इस सिचुएशन को लेकर जब शहर में जिस तरह के एनकाउंटर्स वगैरह लगते हैं तो वहाँ काफी ज्यादा इन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। फिलहाल अगर सर्च एंड ऑपरेशन जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है और पूरे इलाके को घेर दिया गया है। तो उसका श्रीनगर के अंदर होने वाले ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने। इरफान थोड़ी देर में स्पॉट पर पहुंचेंगे तो
मजीद इस ऑपरेशन के हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, 2-3 मिनट में इमरान ज्वाइन करेंगे ताकि ग्राउंड जीरो से मजीद डिटेल सामने आए। लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन जो है ये श्रीनगर का है और 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला ऑपरेशन है जो श्रीनगर शहर के अंदर हुआ है। और मुझे याद है कि बड़ी देर से इस तरीके की खबरें नहीं आ रही थी कि ना शहर के अंदर मिलिटेंट ग्रुप की मौजूदगी है या इस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है, अच्छा अभी इसी देख लीजिए, एक साइड पर ऑपरेशन चल रहा है लेकिन दूसरे साइड पर आपकी गाड़ियों की आवाजाही भी चल रही है, यानी जो खानियार वाला मेन चौक है वहां से आप गाड़ियों को चला रहे हैं, क्योंकि खयाम वाला जो बैक एंड वाला एरिया है वहां पर सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इतला थी कि मिलिटेंट थी, जो ही वो उस स्पॉट तक पहुंचे वहां पर फायर किया गया जिसको रिटेलिएट किया गया। और हमारे जो जराया बता रहे हैं कि ये शायद फॉरेन मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर है, इसलिए अब इस ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया गया। आला तरीन पुलिस के अफसरान SSP श्रीनगर, DIG श्रीनगर, SSP IGP कश्मीर जो है वो यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं और सिचुएशन को एसेस भी किया जा रहा है। और इस आसपास के इलाके को जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, यह गुंजान आबादी वाला इलाका है, पास में मकान भी है, कमर्शियल इलाका भी है और ये काफी बिजी एरिया और चौक खानियार का चौक जो है वो माना जा रहा है। एक तरफ से हजरत पीर दस्तगीर साहब की आस्थान आलिया है, थोड़ी सी दूरी पर आप चलेंगे तो ये जो सिनेमा वाला इलाका है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो भी है। फिर इसके इंटीरियर में आप देखेंगे तो आप इंटीरियर में डल तक चले जा सकते हैं और इंटीरियर का इलाका इस तरीके का बना हुआ। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस वक्त इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया है, राहगीरों की भी जामा तलाशी ली जा रही है, पूछा जा रहा है जिनके पास बैग है दूसरी चीजें उन्हें भी तलाशी ली जा रही है। और इंटीरियर इलाका जो है वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और साथ साथ इजाफी दस्ते भी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर जारी है। श्रीनगर का खानियार इलाका जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहां पर बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो श्रीनगर से सामने आई है वो ये है कि बड़ा ऑपरेशन शहर श्रीनगर के अंदर शुरू हुआ है और ये तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में तब्दील हो चुकी है। दीगर कई इलाकों में भी जहां थोड़ी देर में अपडेट्स आपको देंगे सिक्योरिटी के एतबार से शहरी श्रीनगर के बीचों बीच बड़े ऑपरेशन की इतलात बहुत कम मौसूल होती थी। और इस बार जो इस वक्त कंफर्मेशन है जहां अंदरूनी हिस्से के अंदर गोली चली, रिटेलिएशन हुई, जो बाहर वाले इलाके हैं वहां रास्ते सील किए गए हैं। तमाम रास्तों के ऊपर जिन एरियाज में मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि इस भी बता रहे थे आसपास मार्केट है, बड़े मसरूफ तरीन इलाकों में से एक इलाका है, तो मामूल के मुताबिक सरगर्मियां भी बाहर वाले इलाकों में जारी रहे। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी जो इस वक्त है वो अलग अलग मकामात पर उनके एहलकार नजर आ रहे हैं। और अंदर वाला जो एरिया है जहां पर ऑपरेशन या फिर सस्पेक्ट मूवमेंट की इतलात थी, उस एरिया के अंदर फिलहाल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके इस इलाके के अंदर कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सिक्योरिटी इंटीरियर पार्ट में भी रहे, बाहर भी कोई मुश्किलात पेश न आए। पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो फोर्स फ्रंट पर रहता है, CRPF के एहलकार। और अच्छी बात यह इसमें कि आम शहरी हमेशा की तरह ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं पर हालांकि ये चेकिंग वाला वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मामूल के मुताबिक चूंकि चेकिंग होती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न होते हैं, परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए बाहर वाले इलाकों में जहां पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट भी किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके अब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे एरिया को खाली कर दिया, बहुत महदूद कर दिया इस पूरी रेस्ट्रिक्शंस को चलने को। और अब कोशिश की जाएगी कि एलिमिनेट किया जाए, इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास है, अगर जब इसमें कंफर्मेशन होना बाकी है, एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है, ताहम अभी सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही। श्रीनगर के नए शॉट की जरा दिखाइएगा, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुख्तरबंद गाड़ियां और कमांड व्हीकल का बाकायदा इस इलाके के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और नई तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त फौज और पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है इस इलाके के अंदर। और ये तस्वीर आपके सामने उस स्पॉट की जहां अंदर ऑपरेशन चल रहा है और ये उसी मकाम की एग्जैक्टली तस्वीर जो बाहर वाला एरिया
यानी 3 मुख्तलिफ लेयर्स आपको सीन होती हुई नजर आएंगी और ये पहली तस्वीर उस मकाम। देख रहे हैं आप एनकाउंटर के साइट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके का माहौल है, और ये जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था, क्या ये इंटेलिजेंस इनपुट था या अचानक से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया? बनते जा रहा है और बैक टू बैक टारगेट किलिंग और फिर एनकाउंटर की एक्सप्रेस स्टार्ट हुई और डाउन टाउन का ये खालिया इलाका है जो ऑलरेडी सिक्योरिटी पॉइंट रहा है, कुछ सेंसिटिव इलाका माना जा रहा है और ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन आज सुबह यहाँ पे शुरू किया गया और इनपुट थे यहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपने की और इसी ऑन सर्च ऑपरेशन को जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज किया तो बाद में ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ और फिलहाल इनिशियली यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और फायरिंग हो रही है, लेकिन अभी ये कब वक्त बताना होगा कि कितने मिलिटेंट्स हैं और क्या ये फॉरेन मिलिटेंट्स थे या लोकल थे। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। इमरान, चूंकि इलाका जो है ये हाइपर सेंसिटिव, मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि कंजस्टेड इलाका है, पास में घर है, फिर रिहायशी इलाका भी है और कमर्शियल इलाका भी है। इस बीच दरगाह हजरत बल को भी यही रास्ता जाता है, इंटीरियर डल में जाना हो तो इसी रास्ते को भी यूज किया जाता है, तो काफी बिजी रहता है। तो कितनी बड़ी मुश्किलें सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और क्या ये पिन पॉइंट हो पाया है कि किस साइड पर अब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने भी कहा कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है ये श्रीनगर का डाउन टाउन इलाका है और कंजस्टेड इलाका है, गुंजान बस्ती है यहाँ पे और काफी मुश्किलात है इस ऑपरेशन के दौरान, चाहे वो पुलिस, आर्मी या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हो जो इस ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सारे जो इस एंट्री जो रास्ते हैं इस वक्त वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और कुल मिलाकर अभी ऑपरेशन को ही बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और ये अब देखना होगा कि ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से फायरिंग हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त भी लग सकता है क्योंकि ये कंजस्टेड इलाका है, मुसलसल लग रहा है और हम स्पॉट पे ही है। तो मुझे ये भी समझाइएगा, अब आप कह रहे हैं कि गोलियों की आवाज भी इलाके के अंदर सुनाई दे रही है, तो ये क्या हम माने कि ऑफिशियली उस स्पॉट को आइडेंटिफाई कर दिया गया जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे? बिल्कुल, ये जो सिराज सिनेमा है यहाँ खालिया इलाके में बिल्कुल यही अंदर एक बस्ती है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इवन की जो डाउन टाउन के बाकी इलाके वहाँ पे भी इस वक्त सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ा एनकाउंटर है श्रीनगर में और काफी टाइम के बाद ये डाउन टाउन के अंदर इस तरीके का एनकाउंटर जो है देखने को मिल रहा है। तो अभी आसपास के एरिया के अंदर मूवमेंट किस तरीके की है? क्या उसको रूटीन के वाइज चलाया जा रहा है और सिर्फ उस एरिया को स्क्वीज किया गया जो जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं? देखिए, जरूर इस एनकाउंटर की खबर मिली पहले ही श्रीनगर शहर में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हुआ, चारों तरफ से अफरा तफरी जैसी सूरत इस वक्त बनी है। खासकर जब हम डाउन टाउन इलाके की बात कर रहे हैं, पहले मुफस्सल कह रहा हूँ कि गुंजान इलाका है, एक हाई प्रोफाइल या वोलेटाइल इलाका माना जाता है, सुपर सेंसिटिव एरिया है एज पर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। और लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद भी जो भी हसास मकामात है श्रीनगर शहर के, खासकर डाउन टाउन इलाकों के, यहाँ जो भी हसास इलाके वहाँ पे सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया है और कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से वादी कश्मीर में एक नई वेव शुरू हुई है मिलिटेंसी की, तो इस तनाजुर में और ज्यादा ये एक बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है इस वक्त जिस तरीके से डाउन टाउन में ऑपरेशन शुरू हुआ है। इमरान, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप कह रहे हैं कि दो फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट है कि रिवाइवल और मिलिटेंसी का आपने जिक्र किया। हमने देखा कि गुज़श्ता महीने भी कई हमले हुए और हसास मकामात पर हमले हुए। कल रात देर गए भी एक हमला हुआ जिसमें 2 गैर रियासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। आज सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलिटेंट गोली चलाते हुए नजर आए शहर के अंदर। तो क्या हम ये माने कि सिक्योरिटी ड्रिल में कहीं कमी हुई गुज़श्ता महीनों के दौरान, जिसका ये नतीजा है कि आज शहर के अंदर भी मिलिटेंट मौजूद है और शहर के बाहर जिस पर भी वो गोली चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, और ये एक बड़ा फेलियर है सिक्योरिटी एजेंसी पर? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक संजीदा मामला है इस वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जब अमरनाथ
यात्रा हुई पार्लियामेंट के इलेक्शन से और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन हुए, तो यहाँ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और यहाँ पे बाहर से सिक्योरिटी की जो अलग अलग बटालियन को बढ़ा दी गई। हालांकि हमने देखा कि गुज़िश्ता साल जम्मू के अंदर इस तरीके की राइजिंग मिलिटेंसी के वाकयात हुए, लेकिन अब जो कश्मीर वैली में जो सिक्योरिटी के ये मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से खासकर टारगेट किलिंग हो रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से कल शाम को बडगाम में 2 गैर मकामी शहरियों पर फायरिंग की गई, उसके बाद उमर मेंबर पार्लियामेंट आदारुल्लाह ने भी खुद के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें इसको फेलियर करार दिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल जिस तरह से अब जो ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और अब डाउन टाउन में ये इंसिडेंट पेश आ रहे हैं, मिलिटेंट एनकाउंटर्स या ऑपरेशन शुरू हुए, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और देखिए सिक्योरिटी काफी अलर्ट है, कहीं रोज से खासकर जब से गांडरबल में अटैक हुआ था गढ़मोड़ टनल पर। अगर सिक्योरिटी अभी अलर्ट है, ऑपरेशन जारी है, आप इमरान हमारे साथ बने रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इरफान हमारे साथ फोन लाइन ज्वाइन करें। क्या इरफान हमारे साथ ज्वाइन कर पा रहे हैं? इमरान जरा ये भी बताइएगा, अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है? खबर ये है कि आला तरीन पुलिस के एहलकारान जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो उनकी निगरानी में चलाया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस के एसएसपी जो श्रीनगर हैं, सीआरपीएफ के यहाँ जो आला अफसरान हैं और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप डॉग है, एसओजी कमांडोज को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। एक बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कर दी गई है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक कंजेस्टेड इलाका है, गुंजान बस्ती है, यहाँ ऑपरेशन में तो मुश्किल सिक्योरिटी फोर्सेज को हो सकती है। तो इस पूरे तनाजुर में और दूसरा ये कि एक गुंजान बस्ती का मिलिटेंट फायदा न उठाए और उस सारी चीजों को देखने के लिए अब सिक्योरिटी के आला अफसरान खुद यहाँ पे आ रहे हैं और शायद यहाँ पे अब कुछ देर बाद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ एनकाउंटर जारी है, तो हमारी इस पे नजर है, क्या कुछ सामने आता है जरूर अपडेट करेंगे। तो ये भी जरा अपडेट करें जल्दी से कि क्या अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है? क्योंकि गैर सरकारी तौर पर ये इत्तला सामने आ रही थी कि शायद एक मिलिटेंट मारा गया, तो इस पर थोड़ी सी अपडेट करें। और ये भी जरा बताइएगा कि ये जो एनकाउंटर अभी शुरू हुआ है, क्या ये किसी रेजिडेंशियल मकान के अंदर है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर हुआ है? ये जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है वहाँ से काफी दूर बिल्कुल आम लोगों को या इवन की मीडिया पर्सन्स को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो दूर से बजाय दिख रहा है कि ये किसी मकान में ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसको देखना काफी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि किसी रिहायशी घर में ही मिलिटेंट छुपे हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसकी ना तो तस्दीक हुई है और न यहाँ पर अभी इस तरीके की कोई सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन ऑपरेशन जारी है, शायद कुछ देर बाद पूरी जो यहाँ पे हालात है वो वाज़ेह हो जाएंगे कि किस तरीके की क्या सिचुएशन बनी। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ बड़ी क्लास एंड कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, एनकाउंटर है, ये डाउन टाउन का इलाका है, काफी टाइम के बाद है और श्रीनगर सिटी है, खासकर ये दारुल हुकूमत है और यहाँ से इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्याम आया है। मुसलसल वादी में दिनों से एनकाउंटर ये जो मिलिटेंट्स के वाकयात हुए हैं, कल शाम को बडगाम में इंसिडेंट पेश आया है। तो ये सारे जो फैक्टर सामने रखते हुए इस एनकाउंटर को बड़े ही क्लियरली इस वक्त वॉच किया जा रहा है और कई सारे जिस तरह आपने भी कहा कि सिक्योरिटी पर भी कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इमरान, तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि खानियार का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था और अब ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है खानियार का इलाका जहां पर इस वक्त वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिजा से भी नजर रखी जा रही है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है और बड़ी खबर ये कि इस वक्त श्रीनगर का बड़ा इलाका खानियार जहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया था और वो सर्च ऑपरेशन अब कहीं न कहीं एनकाउंटर में
तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त खानियार श्रीनगर से, जहां पर पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की भनक थी, जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। अब वो ऑपरेशन कहीं न कहीं एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने दो तरफ से है, एक वो इलाका जो बिल्कुल एनकाउंटर के पास है जहां पर सूरत हाल को देखा जा रहा है, और दूसरा वो इलाका जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल वहां पर किसी को चलने की इजाजत नहीं है, और सिक्योरिटी एजेंसी के जवानों को भी बाहर रखने के लिए कह दिया गया है। सिक्योरिटी जवान जो है वो इस पर नजर रखे हुए हैं, और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो खानियार का इलाका है। और जहां पर मुस्तबे अफराद की तलाशी के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, और अब इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। जमीन पर सिक्योरिटी एजेंसियां आपको मुतहरिक नजर आएंगी। दो इलाके अलग अलग, खानियार का आसपास का इलाका जहां पर नाके भी है, तलाशी भी चल रही है, और दूसरा इलाका वो जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, और फिजा से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन वाली तस्वीरें भी जरा जल्दी से चलाइएगा ताकि पता लग सके कि किस तरीके से फिजा से भी नजर रखी जा रही है और जमीन पर भी नजर रखी जा रही है। और ये 5 अगस्त 2019 से पहले कई मरतबा आपने शहर के मजाफात के इलाके, चाहे वो HMT का इलाका हो, चाडूरा वाले बेल्ट के अंदर आसपास का जो श्रीनगर का इलाका हो, वहां पर एनकाउंटर देखे, मिलिटेंट मारे जाने की खबरें आई। 5 अगस्त के बाद मुकम्मल तौर पर एक ब्रेक लगा हुआ था इस पूरे मामले पर, और श्रीनगर शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर सुकून था। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां नहीं हो पा रही थी, अगरचि कौमी तहकीकाती एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही थी, NIA अपने तरीके से मुख्तलिफ केसों में सुनवाई और कार्रवाइयां कर रही थी। ताहम ये बड़ा मामला है कि 5 अगस्त के बाद अब ये पहला बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर शहर के अंदर है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला थी, ऑपरेशन के हुआ है, और खबर रसा इदारों के मुताबिक ये ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। पुलिस के आला तरीन अफसरान इस वक्त जाए वाक़े पर मौजूद हैं, जो आज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, और फायरिंग थोड़ी देर पहले यहां पर एनकाउंटर साइट पर रुक चुके। हमारे नुमाइंदे इमरान इस वक्त मौके पर मौजूद है। इमरान, जरा अपडेट करें, आप एनकाउंटर साइट के बिल्कुल पास में मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है? एनकाउंटर इस वक्त जारी है। श्रीनगर का ये खानियार इलाका है, बिल्कुल कंजेस्टेड इलाका है, और यहाँ पे आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुटने की इत्तला मिली थी, और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और उसी कोऑर्डिनेट ऑपरेशन को बाद में एनकाउंटर से तब्दील हुआ, और इस वक्त यहाँ पे एनकाउंटर जारी है, और जो भी यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, और किसी भी शख्स को या पब्लिक मूवमेंट को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है, और यहाँ पे पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जो एहलकार है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, और हैवी सिक्योरिटी तकबाई यहाँ पे लगाई गई है, और ताकि इस ऑपरेशन में जो मिलिटेंट्स है उनको मार गिराने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हो। लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है, और दोनों सेक्शन से फायरिंग का तबादला भी जारी है। इमरान, खबर ये थी कि लगातार गोलियों से तकरीबन पिछले 15-20 मिनट से पूरा इलाका दहल उठा था, और अब ये सिलसिला रुका हुआ है। क्या हम ये माने कि एजेंसियां अब और इसको जीरो इन करने की प्रोग्राम को तैयारी में है, इसलिए ये पूरा मामला रुका है, क्योंकि अब स्पेसिफिक हो गया कि किस इलाके के अंदर, किस घर के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और अभी तक क्या कोई इतला कि अगर ये किसी घर के अंदर है तो वहां पर अगर रिहायशी लोग हैं, वहां पर अगर मकामी लोग हैं, क्या उन्हें बाहर निकालने में पुलिस कामयाब हुई है? देखिए, ये अभी पता चल चुका है कि ये एक रिहायशी घर में मिलिटेंट है। बिल्कुल मैं उसी स्पॉट से बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पे ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को बता दिया गया, जिस तरह से पहले ही इनपुट से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इलाका है गुंजान इलाका है, गुंजान बस्ती है यहाँ पे, और ये काफी टाइम से बाद ये
श्रीनगर शहर के अंदर खासकर डाउनटाउन में जो एनकाउंटर शुरू हुआ है, बिल्कुल जो सानिया दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत है उसके बिल्कुल बगल में ये स्पॉट है जहाँ पे ये एनकाउंटर यहाँ पे इस वक्त जारी है। तो अभी आम लोगों की आवाजाही, चूंकि डाउनटाउन का यही एक रास्ता है जो अपर टाउन से मिलाता है, चाहे आपने खानियार से आना है, चाहे आपने नौहटा से आना है, आपने फिर नीचे वाले इलाकों से आना है, सौरा से भी आना, तो बहुत सारे लोग इसी रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। तो क्या रास्ता मेन रोड ओपन है और सिर्फ इंटीरियर को ब्लॉक किया गया है? जी बिल्कुल, जो यहाँ इस स्पॉट की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको फिलहाल यहाँ पे बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और किसी भी पब्लिक मूवमेंट को जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि ये गुंजान इलाका है, ये काफी सुपर सेंसिटिव इलाका भी है पहले से डाउनटाउन का, तो इसीलिए इसी तनाजुर में जो है इसको फिलहाल यहाँ पे सील कर दिया गया। इवन कि हम कोशिश करेंगे आपको ये विजुअल दिखाने की यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, ये सिक्योरिटी एजेंसी है वो किस तरीके से मुतारिफ है यहाँ पे, और यहाँ पे फिशिंग की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फिशिंग यहाँ पे हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है इस वक्त, और आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप मीडिया पर्सन को यहाँ पे रोका जा रहा है, ये देख सकते हैं आप मीडिया पर्सन को भी यहाँ रोका जा रहा है, और ये लाइव तस्वीरें आप गुलिस्तान टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया पर्सन को भी यहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये ना बड़ा दिलचस्प है, यहाँ से गाड़ियों को रोका जा रहा है लेकिन वहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि अब ऑपरेशन में कुछ मजीद वक्त लगेगा जिसके बाद ये क्लोज होगा और आसपास की दुकानें पूरी खुली पड़ी हैं? दैट मीन जहाँ पर आप इससे थोड़ी देर अंदर कुछ दूरी पर ये ऑपरेशन चल रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल। इमरान, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है इमरान से रब्ता कर दिया। खानियार की तस्वीरें बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक है, लेकिन सुबह सुबह लोग अपने काम के लिए निकले हैं, रोजमर्रा का काम करना है, उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाना भी है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियां अपने तरीके से काम भी कर रही हैं और पुलिस की तरफ से हर तरह इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया की टीम को थोड़ा सा दूर रखा जाए एनकाउंटर साइट से, ताकि किसी भी तरीके का कोई कोलेटरल डैमेज यहाँ पर ना हो, किसी भी तरीके का जानी नुकसान यहाँ पर ना हो। एक प्रोटोकॉल रहता है, सेट प्रोटोकॉल रहता है और हम सब ने सेट प्रोटोकॉल का हिस्सा भी बनना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इमरान के पीछे बिल्कुल दस्तगीर साहब की आस्थानी आलिया है, यानी इसके आसपास ही सिक्योरिटी एजेंसी ने अपना जमाव दिया है, उसके बिल्कुल बैक एंड पर यह ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त मुतहरिक है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। इमरान, क्या कुछ मजीद अपडेट आपके पास आ चुका है? यहाँ से बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को रोका जा रहा है और सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, और इवन क्या हम आपको ये देख सकते हैं आपकी अब और सिक्योरिटी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है, ये देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, और यहाँ माहौल किस तरीके का है आप देख सकते हैं, कियास एंड कंफ्यूजन है क्योंकि ये कंजेस्टेड इलाका है, सीआरपीएफ की और ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल आगे जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ से तमाम लोगों को रोका जा रहा है, इवन मीडिया पर्सन भी यहाँ पे फिलहाल रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और यहाँ से बिल्कुल अलाउड नहीं है, और ट्रैफिक भी अब यहाँ पे लेफ्ट होता जा रहा है। किस तरीके के हालात है इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के? ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है, और ये ऑपरेशन सुबह सुबह शुरू हुआ है। खानियार का इलाका है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया और यह ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। इब्तिदाई ज़राअत के मुताबिक फिजा से लेकर जमीन तक नजर रखी जा रही है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये है कि ये वो इलाका है जहां पर मकान बिल्कुल पास पास में है, रिहायशी मकानात बिल्कुल पास पास में है और मिलिटेंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इस तरीके की इत्तला हमें सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ दी जा रही है, और ये जब ये चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स
अलार्मिंग ट्रेंड है, क्योंकि एक मकान को अगर सिक्योरिटी एजेंसियां खाली कराएंगे तो दूसरे मकान में कोई सिविलियन हो सकता है, इसलिए अब उन्हें जीरो करना, एक ही मकान में रोकना और उस एक मकान के अंदर बाद में कोई भी सिविलियन ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करना, इसलिए थोड़ा सा वक्त इस ऑपरेशन में जरूर लग सकता है। फिलहाल बड़ी खबर श्रीनगर से ये कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है, जो श्रीनगर का खानियार का इलाका है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारी नजर रहेगी इस पूरे ऑपरेशन पर और आपको पल पल का अपडेट भी करेंगे। हमारी राब्ता साइटों पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह मियां नासिर।